बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और छुट्टी अच्छी मना रहे होंगे। पूरे शहर में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंट, मतलब आप आज आ रहे हैं दफ्तर तो पता चल रहा है भाई छुट्टी का समा। और ये छुट्टी भी वो वाली है कि जैसे ईद के दिनों में ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात। रोड ऐसे क्लियर है कि तकरीबन मेरे ख्याल से हार्डली जो सफ़र मैं 28 मिनट में तय करती हूँ, शायद आज 14 से 15 मिनट में मैं दफ्तर पहुँच गई हूँ। सवाल ये है कि ये जो दुनिया में छुट्टी दे दी गई है आज 1 मई मजदूर डे की है, तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। तो ये बंदा मजदूर तो आज भी मजदूरी कर रहा है, ये बंदा मजदूर आज भी मेहनत की तलाश में है, ये बंदा मजदूर आज भी अपना सामान लिए, किसी ने पेंट ब्रश पकड़ा है, किसी ने हाथ में वो कहते हैं ना हथौड़ी और अपना सामान पकड़ा है। कोई इस आस में बैठा है कि आज छुट्टी है तो शायद उसके बच्चों के लिए कोई रोजी रोटी मिले या ना मिले। घर से निकलते हुए आंखों में आंसू लिए रास्ता चलते चलते ये सोचते सोचते कि पता नहीं आज दिहाड़ी लेके घर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। ये बंदा मजदूर परेशान है और हम इसी बंदा मजदूर की छुट्टी मना रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं, बाहर नाश्ते प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ एसी वाले कमरों में एंजॉय कर रहे हैं। है तल्ख बंदा मजदूर के औकात। बंदा मजदूर तो आज भी तलखी की जिंदगी गुजार रहा है। बंदा मजदूर तो आज भी यही मुतालबा कर रहा है कि खुदारा उसकी मेहनत के पैसे उसको पूरे दे दिए जाए। बंदा मजदूर तो आज भी यही गुजारिश कर रहा है कि कोई है जो उसको कहीं नौकरी दिलवा दे, कोई उसको दिहाड़ी दिलवा दे। अपने घर से निकला सुबह 7 बजे, सामान उठाए, खाली पेट भूखा प्यासा, इस आस में कि शायद कोई उसके लिए आज मसीहा बन के आ जाए, शायद आज इस बंदा मजदूर को कोई काम मिल जाए, शायद आज इस बंदा मजदूर को कोई खाली नाश्ता ही दे दे। ये बंदा मजदूर तलखी की जिंदगी गुजार रहा है, गुजार रहा था और आज के हालात देख के मैं आपको लिख के दे सकती हूँ गुजारता ही रहेगा। एक बंदा मजदूर इस टाइम स्टूडियो में भी मेरे पास है, मैं जरूर आपसे मिलवाना चाहूंगी। ये है जी मिर्जा साहब और आज ये अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मैं आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ। आज जब सब मजदूरी के नाम पर आराम कर रहे हैं तो ये मिर्जा साहब अपनी ड्यूटी पर हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये छुट्टी कर लेंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये घर जाएंगे तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। घर जाएंगे तो बच्चे बड़ी आस उम्मीद से इनकी आंखों की तरफ देख रहे होंगे कि शायद हमारा वालिद आए तो हमारे लिए आज कुछ फ्रूट ले आए। हम छुट्टी का दिन है ना, छुट्टी के दिन हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि घर जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ लेते जाए। बच्चे राह तक रहे होंगे, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, बट ये बंदा मजदूर जिसके नाम पर छुट्टी हम मना रहे हैं ये आज भी काम कर रहा है। तो ये सवाल है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन की छुट्टी मना देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, पूरे मुल्क में छुट्टी का ऐलान कर देते हैं। करते क्या है वो बंदा मजदूर के लिए ये भी बता दे। इस बंदा मजदूर के लिए आज के दिन क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया कि इनकी तनख्वाह में ही इजाफा कर दिया जाए? आज बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो खुली हैं जहां कल बड़े बड़े नोटिस लगा दिए गए कि बंदा मजदूर को छुट्टी नहीं है। इनका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या कह सकते हैं आप, जरूर अपनी ड्यूटी करें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, काम करें और इसी के साथ ही हमारा भी गुजारा है, आपका भी गुजारा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो बंदा मजदूर दिखाने का मकसद है, आप जा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस काम के बगैर गुजारा नहीं है, किसी का भी गुजारा नहीं है। वो शख्स जिसने सांस लेना है, वो शख्स जिसने अपने घर जाना है, जिसने अपने बच्चों को देखना है, काम तो उसको करना पड़ेगा। सो आज की इस तल्ख हकीकत के साथ मुझे तो नहीं लगता ये दिन मनाना चाहिए। सो इसको तल्ख हकीकत कहते हैं जी। इसके साथ शो का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजदूरी की एक शक्ल ये भी है, बल्कि बहुत तल्ख शक्ल है, नो डाउट। वो जो कहता है ना खून पसीना एक होना, ये आगे आने वाली गर्मी में, अभी भी जो शदीद गर्मी है, तो नो डाउट इनकी हिम्मत को भी हम सलाम पेश करते हैं। इंतहाई मेहनत वाला काम, इंतहाई लगन के साथ हमारी पूरी टीम जो आउटडोर जाती है, चाहे वो कैमरामैन हजरात हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स हजरात हैं, जिनकी वजह से हमारा ये चैनल चल रहा है, तो बिलाशुबा ये भी मजदूरी कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे आराम से न्यूज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप लोगों को आज का दिन मुबारक हो। क्या कहेंगे शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे लोग इस वक्त घरों में सो रहे हैं, बहुत सारे लोग नाश्ता की को तरतीब बना रहे होंगे, बहुत सारे लोग नाश्ता कर भी रहे होंगे,
कुछ लोग बाहर नाश्ता कर रहे हैं फैमिलीज के साथ, फैमिलीज के साथ निकले होंगे, कुछ टूर पे भी निकले हैं, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं जो फैमिली टूर पे निकल गए हैं कि एक जुमा की छुट्टी साथ मिलाकर और 4 दिन के लिए हम कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में या किसी जगह पे घूम फिर रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि जब हम इसको नाम देते हैं कि आलमी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है, तो फिर मज़दूरों को तो आज छुट्टी मिलनी चाहिए थी। मज़दूर हमें फुटपाथ पे बैठा है नज़र नहीं आना चाहिए था। मैं तो ऑफिस आ रहा था, मुझे यहाँ रास्ते में भी नज़र आया, जगह जगह लोग बैठे हुए, हर चौक चौराहे में मज़दूर बैठा हुआ है। और आप उनसे पूछें कि आज आपका दिन मनाया जा रहा है तो उनको पता ही नहीं होना, नहीं पता। उनका जवाब ये होगा कि शाम में जाकर ख़ानदान की कफालत किस तरह करनी है, जो बच्चे हैं, जो फैमिली घर छोड़ी है, उनको किस तरह खिलाना है। बच्चों को तो आज स्कूल से छुट्टी ये है लोग उसी में उलझे हैं। हम लोग अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा मार्का शायद गवर्नमेंट मार के कि हमने 37-38 हज़ार रुपए जो है मुकर्रर कर दिए। नहीं सर, कहीं उस पे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उन्हें बड़ा मार्का मार के यहाँ अनाउंस किया जा रहा था आपकी कोई कंपनी इतने पैसे नहीं देती, और फिर मैं कहता हूँ कि 37,000 में मुझे गुजारा करके दिखाएं, अगर दे भी दे कोई। और आज के हालात में 37,000 रुपए में आपका घर नहीं चलता, जो मर्जी कर लें। 2-3 बच्चों वाले नहीं गुजारा। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी शायद जरूरियां नहीं पूरी होती, आपका दूध दही और ये चीजें पूरी नहीं होती इतने पैसों में, तो फिर आप कहें कि हमने इस तरह चलना है। देखें, एक दिन बना, वह कुर्बानी थी, उसकी बुनियाद पर आज तक मना रहे हैं। अभी मेरी अली रामे से बात हो रही थी, मैंने कहा आप चाइना में है तो वहाँ सुनाए मजदूर डे है, कहते यहाँ तो 5 छुट्टियाँ हैं। हाँ। मैं कहा मौजा करो फिर। देखें, अगर छुट्टी है तो फिर वो छुट्टी होगी, फिर उनकी इंडस्ट्री बंद होगी। हाँ जी, वहाँ मना रहे होंगे। मैं उससे बात करने का, उससे पूछने का मकसद भी यही था कि मैं घर से निकला हूँ तो सबसे पहले मुझे इचरा में नजर आया कि मजदूर बैठे हुए। फिर मेरी उससे बात हो रही थी तो फिर मैंने पूछ लिया उनसे। बात करने का मकसद ये है कि मजदूर को अगर मजबूत करना है तो फिर इकॉनमी को आपको पहले मजबूत करना है। हमारी जो मुआशी सूरत हाल है इसको पहले मजबूत करना है उसको। मुझे याद है 2010 या 11 में एक बुजुर्ग थे, कुल्ली पे मैंने एक पैकेज बनाया था आलमी यौम, या 9 या 10 में, मुझे उसका आज भी मुझे फिक्रा याद है। मैंने शॉर्ट किया था और उन बुजुर्ग का ये शॉर्ट था कि अगर आज ये रेडी नहीं चलाऊंगा ना तो मेरे घर में खाना कौन पहुंचाएगा। और ये शॉर्ट आज भी हमारा शायद कहीं नेट पे पड़ा होगा, और वो इतनी हकीकत थी और वो दिल को लगने वाली बात है कि आज मुझे 15 साल बाद भी वो फिक्रा याद है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे बाकी, कहते हैं ये सब लोग कमाते हैं तो फिर हम शाम को जाके गुजारा करते हैं। ये मजदूर जो तबका है, इन सब के घर घर की यही कहानी है। मैंने यही कहा ना, ये तल्ख हकीकत चलती आ रही है, आज भी आपके मेरे घर के सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ भी काम कर रहे हैं लोग। ऐसे ही है, आप कहीं पे चले जाएं सब असल हकदार छुट्टी के ये हैं जो वाकई ही बहुत मेहनत छुट्टी तो उसी सूरत होगी ना जब उनको कोई सहूलत मिलेगी। छुट्टी करके क्या हाँ, क्या ये होना चाहिए था कि आज के दिन हुकूमत ये चौक चौराहों में बैठे मजदूरों को जाके कुछ ना कुछ वजीफा ही दे देती, कुछ इनाम दे देती। जिन लोगों के घर लोग मजदूरी पे लगे हैं, हम उनको कहते हैं भाई आज की आपको दिहाड़ी मिल जाएगी बट आप छुट्टी करें। बट कैसे ये मुमकिन हो सकता है? हसन, ये वो तबका है हमारी पूरी दुनिया में जो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, मेहनत के मुताबिक सिला बहुत कम मिलता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये बेचारे हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने जो अपना मुकर्रर करदा जो माहाना तनख्वाह है मजदूर की 37,000, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी तो हुकूमत ने क्या कर लेना? सिर्फ बातें कर सकते हैं। और वही वाली बात है कि आज तमाम अफसरान जो हैं वो आज की छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। ले जी, करेंगे सारा दिन, वो करेंगे एंजॉय, घरों में बैठे फैमिलीज के साथ खाने पे जाएं, रात के खाने पे बाहर जाएं। लेकिन ये बंदा मजदूर परेशान है जी बहुत, और लम्हा फिक्रिया है ये हमारी हुकूमत के लिए। सोचिए जरा, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट है कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक आज के दिन के हवाले से, यौम मजदूर के हवाले से मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ लिखा है, आपको सुना देते हैं। किथे किथे रुलिया रब्बा बचपन मेरा, किताबां बस्ता कलम दवात, प्यार मुहब्बत इश्क दे ख्वाब, पाने गिनदे खड्डियां उत्ते तानी बुनदे, या पट्ठियां ते इट्टां भुनदे, कचरा कुंडी गंद दे विचों रोटी चुगदियां लंघ गया सारा। दर दर दुर दुर उम्र गुजारी, दर दर दुर दुर उम्र गुजारी, नौकरी लभदियां हुसन जवानी रुल गई सारी। ते रब तो मैनू डर नहीं लगता, रब तो मैनू डर नहीं लगता, वड्डे साहब दे डर तो मेरे हथ कंबदे ने, दिल डरदा है, अखां विचों मींह वरदा है, रोज़ मरन नूं जी करदा है। ते रूह नाल लड़ के जिस्म दा सौदा,
रूह ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਪਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਲਮ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ 30 ਇੱਟਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 100 ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ 30 ਇੱਟਾਂ ਕੰਡ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 100 ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹਰਿਆ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੀ ਘੁਣ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਰਿਸਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੇ ਰੱਬਾ ਰਿਸਕ ਬਹਾਨੇ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਂਡਾ ਕਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਰੱਬਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਰੱਬਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਬਸਤਾ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਪਹਾੜੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਠੋਂ ਗਰਮ ਤੇ ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਹੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਖਾਬ ਕੰਵਾਰੇ ਰਿਸਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਫੜ ਲੈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ किथे रुलिया रब्बा। बहुत तल्ख अल्फाज और हकीकत में यही हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो मज़दूर की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उसके साथ हम आवाज़ हो सकते हैं और हुकूमत वक्त से सिर्फ़ और सिर्फ ये इल्तमास कर सकते हैं कि मज़दूरों को उनका हक़ पहुंचाने में, उनकी एक्चुअली जो सैलरी अनाउंस की गई है वही पहुंचाने में अगर ये अपना किरदार अदा कर दें तो मेरे ख्याल से आज के दिन ये बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। बाकी मज़दूर काम कर रहे हैं, हकीकत ये है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद। और आज अच्छी खबर भी मिल गई है जी, पेट्रोल सस्ता हो गया जी, 2 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ है। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे मुकर्रर हुई है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये की कमी के बाद 256 और इसी तरह LPG 245 रुपये 16 पैसे फी किलो। घरेलू सिलेंडर 37 रुपये 80 पैसे कमी से 2893 रुपये का मिलेगा। हसन अली खुश हैं फिर पेट्रोल सस्ता होने पे? पेट्रोल तो चले जिस कुछ रिलीफ तो मिलेगा। हाँ। मैं कहती हूँ ये 2-3 रुपए करके भी, क्योंकि आवाम इंतजार कर रही होती ना, फर्स्ट को पेट्रोल सस्ता होगा, 15 को अनाउंसमेंट होगी। देखिए मेरी बात सुने, जब पिछले महीने जब करना था कम 15 दिन पहले सॉरी, उस वक्त ये कहा गया कि जी बिजली की कीमतें भी कम कर दी हैं, पेट्रोल भी अब कम हो जाएगा, लेकिन तब नहीं किया गया। और अब जब किया गया तो सिर्फ 2 रुपए किया गया। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। अब जो इसमें असल चीज़ है वो ये है कि साथ में LPG की खबर भी है। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये 245 रुपये मुकर्रर की है, शहर में किसी एक जगह पे भी इस कीमत पे मिल रही है LPG, तो फिर बात है। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कहाँ है बाकी इदारे? ओगरा ने कीमत मुकर्रर की है। अच्छा हसन, अब तो इस्तेमाल भी कम हो गया ना, पहले तो सर्दी में चलना ज्यादा था, थी गैस नहीं आ रही थी तो लोगों के पास एक ऑल्टरनेट यही था। अब तो काफी हद तक सूरत बेहतर है। फिर भी अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे गैस नहीं है तो सिलेंडर यूज़ होता है। इस वक्त 340 रुपए फी किलो की कीमत है। 100 रुपए ज्यादा, पूरा जो मुकर्रर करदा कीमत है उससे तो ये माफिया की जेब में जा रहा है। ये माफिया की जेब में जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अफसरान को इस हवाले से बताया भी है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर वो आपको पूरे शहर में अपनी टीमें भेज रही ना, 1-2 जगह की तो बात नहीं है, ये तो पूरे शहर में जगह आपको LPG की दुकानें नजर आ रही है। शहर में ये हालात है, तो बेहतर ये है कि जो मुकर्रर करदा कीमत है कम से कम उस पर तो यही तो इंतजामिया की नाकामी है। मजदूर को आज तोहफा दिया 2 रुपए पेट्रोल सस्ता करके। देखें चले, अगर ये 2 रुपये महंगा होता तो हम लोग बहुत सारी तनकीद कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है कम हुआ, 2 रुपये कम हुआ है तो उस पर हमें जाना चाहिए। चले कुछ ना कुछ हुआ। जो अब ये हसन बात कर रहा था कि 15 दिन पहले करना था, तो वो हमें सब्सिडी दी उन्होंने 58 रुपये की पाक ने,
₹1.71 फी यूनिट के हिसाब से, वो उधर चली गई सारी चीज़ें। अच्छा, अब पेट्रोलियम मसनूआत अगर कम होंगी तो उसका इफेक्ट निचले लेवल तक आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, अभी तक नहीं आता आया। नहीं ना, आने नहीं ना देते हैं। मैं उसे अभी तक नहीं आया। आप गारमेंट्स को देख लें, बाकी छोटी छोटी चीज़ें देख लें, जूते देख लें, ये वो चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ज़रूरियात मुझे हैं। लगता है आप नया नया जूता सिपरा खरीद साहब, लेंगे। आप नहीं, मैंने नहीं खरीदा। की बात करें ना, मैंने खरीदा। देखें, ये डिस्कशन होती है, जो तनख्वाहदार तबका है ना, वो बैठ के करता है। एक ऐसा तबका है जिसको ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ कार्ड चाहिए, और आप जैसे लोग हैं वो जाके कर रहेंगे। उनको नहीं पता कि शाम में कितने ट्रकों का क्या रेंट आया, क्या चला है, उनको कोई उसकी कैलकुलेशन नहीं है। जिनकी कैलकुलेशन है उनको ये 30 दिन आज ख़त्म हो रहे हैं ना, इसकी कैलकुलेशन का पता है कि उन्होंने किस तरह चलना है। इसको बेसिकली मजदूर कहते हैं, आप उसमें कंसीडर नहीं होती। अब बात रही, हम LPG पे बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कीमत कम हुई, बहुत अच्छी बात है, उसको सराहना चाहिए। अब दूसरी तरफ मुझे बताएं, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के वसातत से तमाम शहरियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हालांकि SNGPL को करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि वो LPG बाजार से खरीदना छोड़ दें। कहाँ से खरीदें? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, SNGPL ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा है, उनका सिलेंडर है, 7,500 रुपये उसकी सिक्योरिटी है, वो पहले आपने ये करना है। होम डिलीवरी है, फिटिंग उन्होंने करके दे जानी है। ले जी, सोशल मीडिया पे ये चंग दे देंगे, दोबारा से पूरी स्टोरी बता दें। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका वजन पूरा है 11.8 kg। उसकी कीमत जो नेपरा ने नोटिफाई की हुई है वो कीमत है उसकी। अच्छा, उन्हीं की टीम आएंगे, आपने मैसेज करना है, उनको ड्रॉप करना है, चाहे उनकी वेबसाइट पे जाके करें, किसी तरह करें। मरकज बने हुए शहर के चारों अतराफ में, उनके मराकज घर से लेके जाएंगे, घर से ही लेके जाएंगे, घर में ही आपको फिटिंग करने के बाद छोड़ के जाएंगे और अगला सिलेंडर लेके जाएंगे। तो सिपरा साहब, आपने मैसेज करना है, आप इनको, अच्छा वो क्वालिटी की गैस है, सिलेंडर क्वालिटी का है, सारी चीजें उसकी अच्छी हैं। बेसिकली ये काम तो SNGPL का है कि वो आपने इस चीज़ को बढ़ाए। अच्छा, एक और बात, SNGPL अभी किसी और जगह से फिलिंग करवा रही है, वो अपना प्लांट लगाने की तैयारी भी कर रही है कि हम अपना LPG, क्योंकि मुस्तकबिल गैस तो है, इसलिए जिस साइड पे ये रहता है वहाँ तो बहुत बड़ा स्टोर है इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे उस साइड, क्योंकि उस साइड पे आबादी बड़ी है, आपकी सोसाइटीज हैं उस साइड पे, वहाँ गैस है नहीं। इधर इस साइड बेदिया रोड पे चले जाएं, वहाँ इसी तरह आपके पूरे शहर में ये हर जगह पर हर जगह पर है, हर जगह पर ये सहूलत मौजूद है। आप जाएं SNGPL को मैसेज करें, एक ही दफा या एक ही वक्त में आपने 7,500 रुपए सिक्योरिटी देनी है एक सिलेंडर की, ठीक है, जो रिफंडेबल है। हाँ। सिलेंडर वापस करके आप वापस भी ले सकते हैं, सिलेंडर भी वही प्रोवाइड करेंगे। सिलेंडर भी वही देंगे। सिपरा साहब, ये नाजरीन के लिए भी, तो जिनके घरों में सिलेंडर मौजूद हैं पहले से, नहीं वो नहीं सिलेंडर, वो सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेगा। SNGPL अपना सिलेंडर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिर ले रहे हैं। देखें, हम अगर मेयार को, उसमें मेयार चाहे सिलेंडर को देख लें, चाहे हम उसको LPG जो गैस है उसके मेयार को देख लें, आप उस पे जाएं, लोग क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं पता नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। 1-2-4 दिन चले ना, 1-2 महीने में जाएं लोग। सबसे बड़ा टाइम पता क्या इशू है जो मुझे लगता है कि आप ड्यूटी पे हैं और अचानक पता चले जाए सिलेंडर मुक गया जी, पुराने आ रहे हैं। अच्छा, पुराने ना ही आए, रात की रोटी पका, बड़ी परेशानी है, ये बड़ी परेशानी होता है ये। और आपने मैसेज करना है, और आधे पौने घंटे में आपके घर पे अगर वो गाड़ी लेकर पहुंच जाएं और आप अगला सिलेंडर उतारें और फिट करके चले जाएं, तो और क्या सहूलत चाहिए? बिल्कुल, ये लोग इस तरफ आए, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ चले, ये माफियाज ये ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये फारिग होकर बैठ जाएंगे। तो आपको इतनी जबरदस्त सहूलत SNGPL अगर दे रहा है तो जरूरी से फायदा उठाएं। आपने एक दफा सिलेंडर खरीदना है, फिर उसके बाद आप मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, घर टीम आएगी और आपको सिलेंडर फिल करके वापस जो है वो दे जाएंगे। और इसके लिए फिर आपको व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, सोशल मीडिया पे जाएं, ढूंढें। हम जरूर अपने सोशल मीडिया पे जब ये चंक शेयर करेंगे तो नंबर भी साथ मेंशन कर देंगे ताकि लोगों को इससे सहूलत हो सके। अच्छा जी, आज की पहली खबर की तरफ चले जाते हैं। मेरा तो बिल्कुल अब ना खबर से इख्तलाफ, डॉक्टर्स को तो छोड़ दें, मेरा तो खबर रखने से इख्तलाफ, मैं नहीं इनको डिस्कस करना चाहती। आज मेरे ख्याल से कोई 25, 26, 27 दिन हो गए इनके एहतजाज को, और हर रोज का ये मसला यहाँ पे डिस्कस कर मेरे सर में दर्द लगी है। 4 डॉक्टर्स की ट्रेनिंग मंसूख कर दी गई है, एक को मुअत्तल किया गया है। रोजाना के बुनियाद पर इस तरह के भी हम फैसले देख रहे हैं, बट फर्क कोई नहीं पड़ रहा। इंडोर के बाद भी हड़ताल, मरीज परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है।
देखें, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या मज़ाहमत पे आ जाए या मज़ाकरात पे आ जाए, एक चीज होनी है, अब दरमियानी रास्ता नहीं है कि आप हल्का फुल्का थोड़ा सा सजेशन दे दे के थक रहे हैं, ये कर लेंगे, इस तरह करके कि एक डॉक्टर को सस्पेंड करके, एक को ट्रांसफर करके, एक की ट्रेनिंग बंद करके, अब ऐसा नहीं चलने वाला। सिपरा साहब मुज़ाकरात कब तक करेंगे आप ये तो बताएं। नहीं, मुज़ाकरात हमेशा मुज़ाकरात होते हैं, वो एहतजाज के लिए बाहर निकल आते हैं, फिर वही बात आती है। वो तो डटे हैं भाई, हमारे हमने इस तरफ जाने ही नहीं। फिर एहतसाब पे आ जाए, एहतसाब पे ही आना चाहिए बेसिकली। फिर एहतसाब पे आ जाए, फिर ये 2-4 निकालने की कोई जरूरत नहीं। फिर लिस्ट बनाएं, एक तरफ आपने आपके दो, आप तो दो आपके वुज़रा हैं, आपने दो हेल्थ को 2 महकमे आपको बना दिए, और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, ध्यान की बात हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, हम इस पे अभी आते हैं। देखें, बात यह है कि 2 महकमे आपके पास डॉक्टर्स मार्केट में मौजूद हैं, आप हायरिंग करें उनको हॉक बेस पे ले आए, हॉक बेस पे ले आए, कॉन्ट्रैक्ट्स पे ले आए। पहले आप पीछे से बैकअप तैयार करें और फिर इनके खिलाफ एहतसाब का रास्ता अपनाएं। अगर मजाकरात और ये नहीं होता तो भाई हॉस्पिटल और नहीं, दूसरी बात ये कि हर दफा क्यों मुज़ाकरात, हर दफा एहतजाज। अब इनको क्या फील हो रहा है कि ये 1-2-4 बंदों के जो हमने किया है, इनके ओहदेदारों को, इनको पता है कि कल को हम बैठेंगे तो बहाल तो हो ही जाना है। माजी में यही होता है, यही होता है। ये जो यंग डॉक्टर्स की कम्युनिटीज बनी है, ये तो मसीहा नहीं है, ये ब्लैकमेलर्स का रूप धार चुके हैं और ये एक्चुअली ब्लैकमेल करते हैं। ये कभी सीएम हाउस पे जाके धरने दे रहे हैं, कभी वहां पे धावा बोल रहे हैं। मतलब डॉक्टर्स के ये रवैये तो होते नहीं है। पता नहीं अब ये हालात किस तरह से बेहतर होंगे। अब कोई तर्क डिसीजन लेने का टाइम है। ठीक है, लोग परेशान रहे, सड़कों पर रहे, बात खत्म हो गई, एहतजाज खत्म हो गया। जाके एक दफा अस्पतालों में रोते बिलखते लोगों को देखें, जो बेचारे इस उम्मीद से आते हैं कि भाई उनकी आज ऑपरेशन था, उनको आज दवाई मिलनी थी, 2 महीने से उनकी दवाई खत्म हुई पड़ी है, यहाँ पे कोई सुनने को तैयार और कितने कितने दूर से आते हैं, कितने कितने दूर आते हैं लोग। ऐसे ही है। और तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स का मतलब है शहर के ये बड़े अस्पताल हैं जहाँ हजारों की तादाद में मरीज आते हैं। तो इस पे तो लाजमी फौरी अमल दरामद होना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। आज की लीड स्टोरी है जी डेली सिटी 42 की। पिलर्स पर रिहायशी इमारत बनाने पर पाबंदी, 10 मरला से जायद घरों में साफ पानी बचाने के लिए ग्रे वाटर टैंक लाजमी करार दिए गए हैं। 10 मरला एक कनाल पर अपार्टमेंट का नक्शा मंजूरी खत्म कर दी गई है। शायद सिपरा साहब, देखिए, पानी के हिसाब से तो हमें बहुत सारी चीजों को अब देखने की जरूरत है, और यही टाइम है जी, यही टाइम है। अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम सिर्फ कराची को देख लें ना, लग पता जाएगा। कराची इस्लामाबाद देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, और बाकी ये चोलिस्तान और तो हम जिक्र ही नहीं बच्चे उस वक्त से कि आपको नहाने धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा, टैंक भर के आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आप घर में नलके खोलते हैं और बस इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ बेसमेंट में ड्राइंग रूम बने हुए हैं ना, जब ये बेसमेंट के टैंक बना के भरना पड़ेंगे तो फिर लग पता जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस साफ पानी जो है उसके लिए बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और अभी एक पानी का इशू बना और हमारी कौम ने पानी को बड़ा मजाक भी बनाया, बनता भी था, चले इंडिया का था इशू उस पे, लेकिन पानी एक ऐसी नेमत है जिसके बगैर गुजारा नहीं है आपका, नहीं है। और साफ पानी को बचाने के लिए हमें खुद इकदामात करने की ज़रूरत है। हमें खुद इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हम इसका काम इस्तेमाल करें। अब रही कि बिल्डिंग बनने किस तरह है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होनी है, रिहायशी इमारत ये होता है ना, बनाते हैं लोग उसका पिलर्स पे बना के उसके बाद इंटीरियर आप खुद उसको डिजाइन कर लेते हैं तो वो बन जाता है। ये है कि सिर्फ पिलर्स का खर्चा, पिलर्स का, तो बाकी आप अंदर जिस तरह ये बाकी ऑफिस बनते हैं, जैसे प्लाजे बनते हैं, सही उस तरह से, फिर उस तरह तो वो बनाते हैं लोग। कोई शीशा गिलास की आपने उसकी बना ली, वॉल बना ली, बाकी चीजें बना ली, तो वो अंदर फिर आप बना सकते हैं। उस पर अब उन्होंने पाबंदी लगा दी है। दूसरा, जो एक कनाल की जो है चीज़ें देखें, जो मुझे लगता है ना शहर में कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा इशू, आपके जो प्लाजा बनते हैं उनकी जो पार्किंग के इश्यूज हैं, वो मुझे उससे ज़्यादा गर्ज है। आज अगर किसी जगह पे 10 मरला या 5 मरले का घर बन रहा है ना, वो आम जगहें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, अब सोसाइटीज़ में बनी, और सोसाइटीज़ के अपने रूल्स बड़े सख्त हैं, बहुत उनके अपने नक्शे हैं, उनके अपनी चीज़ें हैं, उनके अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, उससे मंजूरी के बाद सारी चीज़ें होती हैं। नहीं हो सकता। और आम किसी गांव में या देहात में या लेफ्ट राइट में आप घर बनाते हैं तो वहाँ वो, लेकिन सिपरा साहब मैं एक बात बताऊं, देखें अभी भी जो एलडीए के अंडर सोसाइटीज़ है ना, जहाँ पे एलडीए अभी भी है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोसाइटी का अपना होल्ड नहीं है, वहाँ पे अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसे मर्जी कर लें पूरे शहर में, जहाँ मर्जी वहाँ भी हो रही है ना। बिल्कुल, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। के नाक तले हो रही है, उनके अपने रोड पे जाके जो टाउन पे देख लें कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कौन कुछ कर सकता है। आप
चीज़ें तो भाई कर देते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो पाबंदी लगाई गई है, अब इसको यकीनी बनाने के लिए भी तो आपको देखना है ना, इस पर चेक एंड बैलेंस। अब फिर वही बात आ गई, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी भी मौजें लग जाएंगी, तो साथ ही लगी है ना, जिनको उनकी मौज लग जाएगी। अब जिसने बनाना है, ये बिल्डिंग बनानी है, उसको कहेंगे ठीक है भाई इतने तुम हमें दे दो, बाकी तुम जो मर्जी करते रहो। बिल्कुल। बाद में फिर जब एनओसी लेने की या कंप्लीशन लेने की बारी आएगी, तब भी उनकी मौज है। बिल्कुल। तब भी उन्होंने जो उसको कंप्लीशन अगर करनी है तो उन्होंने ही देख के करनी है ना, किसी और ने तो नहीं करनी। बिल्कुल सही। तो बात यह है कि इस पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इनका भी एहतसाब हो, तब जाके ये मामलात किसी हद तक बेहतर हो सकेंगे, वरना ये तो खबरें और ये सारा, इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ बयानात की हद तक है, आप सिर्फ बता देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कराना जो है वो जो है काम रखता है। अच्छा जी, विफाकी हुकूमत का सारिफीन की सहूलत के लिए बड़ा कदम, बिजली से मुतालिक शिकायत के लिए लेस्को का ऑनलाइन सिस्टम तैयार है। सारे कोई फोन नहीं चुकता, लाइट ना आ रही, खिदमत लेनी पैंदी। देखें, ये वज़ीर आज़म के हुक्म पे एक इस तरह का तैयार किया जा रहा है निज़ाम, अगर बन जाता है, अगर इसको आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसको मुकम्मल करने में, आपको पता है ऑनलाइन होने का मतलब है ये मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल तो शिकायतों के ढेर लगने हैं। मोबाइल, और जिसने कंप्लेंट एड्रेस करना है उसके मोबाइल भी हाथ में होगा और उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही होगी। अच्छा, वैसे ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटी पे जब आएगा तो उसको अपनी लोकेशन देना है कि मैं आ गया हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट जब वो जाएगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही होगी और मौके पर खड़े होकर अपनी तस्वीर है फौरन हो जाइएगा। और अगर ये देखें, बेसिकली हमारे यहाँ IT का फुकदान है, अगर IT को हम अडॉप्ट करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। मसाइल बहुत जल्दी बेसिकली ये सारा पोर्टल या इस तरह का जो बन रहा है, ये IT के जरिए ही हम लोग बना रहे हैं। क्या होगा कि कहीं किसी इलाके की लाइट खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट आप ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद जिस लाइन स्टाफ को, जिस लाइन सुपरिटेंडेंट के जरिए, जिस लाइनमैन या उनके लाइनमैन ये सारी चीजें यूज वो देखें ना, अब उसमें उन्होंने लिखा है कि 40 साल से कम जो लोग हैं उनको उसमें कुछ शराइत है ना कि 40 साल से कम जो एम्प्लॉय हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, या फिर जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली वो भी है कि कंज्यूमर के साथ बातचीत किस तरह करनी है, ये सारी चीजें देख के उसमें से एक टीम ऐसी बनाई जाएगी हर दफ्तर में। इसके लिए तो लहदा से आपको एक पूरा यूनिट तैयार करना होगा। वही होगा ना। देखें, आप सब डिवीजन में बनेगा, फिर आप उनको मोबाइल इस तरह के देंगे जो आपका नेट पे या जो भी पहले इसका कस्टमर सर्विस सेंटर प्रॉपर तरीके से, कस्टमर सर्विसेज सेंटर बने हुए हैं। अच्छा। उनको हमारे यहाँ सिर्फ मसला क्या है कि कोई उठाता सर, फोन नहीं उठाता। अच्छा, फिर एक और भी है आपका कि जो मेन कस्टमर सर्विसेज सेंटर है, वहाँ पे जो कंप्लेंट जाती है वो बराह रास्त चलती फिरती डायरेक्ट सब डिवीजन नहीं पहुँचती। अगर वो डायरेक्टली पहुँच जाए तो फिर भी हो सकता है। अच्छा, पहुँच भी जाए तो आपके पास स्टाफ नहीं है। इतने मसाइल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, आप IT की तरफ जा रहे हैं। इजाजत दे रहे हैं ना कि लोगों को डेली वेजेस पे रखें, एडहॉक बेस पे रखें। पढ़े लिखे नौजवान रुल रहे हैं आपके पास, तो फिर देखें जिसको आप नौकरी देंगे और पढ़े लिखे लोगों को और उनसे अच्छा काम ये लेंगे इस तरह करके, बेसिकली प्राइवेटाइजेशन या निजकारी ये सारी चीजें होंगी तो ये इसी तरह का ही निज़ाम आएगा ना। अगर गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम लेकर आ जाए, कंज्यूमर को क्या चाहिए? बिल टाइम पे डिलीवर चाहिए, एक्चुअल रीडिंग के मुताबिक चाहिए, बिला तत्ल बिजली चाहिए, फॉल्ट और या कोई कंप्लेंट एड्रेस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। देखें, इसकी लोग बिल देने को भी तैयार हैं, भरकम बिल अदा भी कर रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर उनकी कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं होती तो इशू ये ट्रांसफार्मर डैमेज हो और 20-20 घंटे सप्लाई नहीं चले। इसमें है ना, एक मिसाल मैं देता हूँ। देखें, PTCL था ना, PTCL जब से प्राइवेटाइज हुआ उसके बाद वो बेहतरी की तरफ आए हैं, उनके मामलात जो हैं, उनकी सर्विसेज बेहतर हुई, सब कुछ बेहतर हुआ। तो इसी तरह से इस पे भी जाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, PTCL का आप जिक्र करते हैं ना, PTCL की नेटवर्किंग वो नहीं थी जिस तरह इनकी, तो इमलाक बहुत है, बहुत। ये इतना बड़ा अज़्दा है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। ये विफाक ही इसको संभाल सकती है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है। शायद सिप्रा साहब, यहाँ जब आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, पूरा दिन लाइट चली जाती है। और आप जिस इलाके में अब रहते हैं वहाँ पे तो ऑनलाइन सिस्टम क्या कर लेगा? नहीं, देखिए, ऑनलाइन सिस्टम का सिस्टम से क्या ताल्लुक? नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना, फिर तो शिकायतों के ढेर लग जाएंगे। होता क्या है, आप मुझे सुनेगा, किसकी नहीं होता क्या, फॉल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, वही ना, नहीं मिलता। मैं वही ओवरहेड, हम लोग कहते हैं कि जदीद निजाम पे चले जाएं, अंडरग्राउंड पे चले जाएं, यहाँ तो ओवरहेड पे नहीं मिलता, फॉल्ट मुमकिन ही नहीं है फिलहाल तो। अच्छा, अब 30 साल 35 साल बोसीदा निजाम है,
आपकी पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, आपके पोल्स पुराने हैं, 20-20 साल से ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, वो रिपेयर होते हैं, इलीगल उतरते हैं, वो फिर वही जो आप 15-20 लाख का ट्रांसफार्मर है उसको आप 60-70 हज़ार में रिपेयर करके फिर रख देते हैं, फिर वो चलता है, फिर थोड़ी देर चला, फिर डैमेज हो गया। ये असल इन चीज़ों को बेहतरी करने की भी ज़रूरत है। ये जो 9 घंटे 8 घंटे बिजली बंद होती थी, सिर्फ दरख्त काटते रहे, ये वहाँ अपग्रेडेशन होती तो सिस्टम में चीज़ें हो जाती। होता क्या है, मटेरियल की कमी और स्टाफ को मटेरियल ना मिलना, ये बुनियादी वजह होती है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया भी यही है कि हमने मटेरियल भी नहीं देना और साथ में कहना कि नहीं आप सिस्टम भी चलाएं। ऐसे मुमकिन नहीं होता, उन्हीं वसाइल में रह के काम करें, ये मुमकिन नहीं है ना। नहीं है। आपका स्टाफ 20-20 घंटे भी चल रहा होता है ये मानसून सीजन में, मैंने खुद देखा है। हमारी तो लाइट खराब हो जाती है। असल में ना बात ये कि जब बारिश हो गई है तो तब तो वो कुछ कर सकते हैं। वो आपको फिर वेट करना होता है जी कि बारिश रुके, उसके बाद ये आगे आपको समझ आ जाएगी मानसून में क्या होगा। ये ऑनलाइन सिस्टम कब तक हमें नजर आएगा? देखो प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया अब इस पे कंपनीज काम कर रही हैं, PITC काम कर रहा है, इनका जो मरकज है, और उसके बाद देखें जब भी आता है उससे समझ आ जाएगा। लेस्को इसके फेवर में है, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेस्को क्यों नहीं फेवर में? अगर प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं तो कोई आगे क्यों हर्डल क्रिएट करेगा? और एक अच्छी चीज है, हम उससे निकल जाएंगे ना। एक कोने में फोन पड़ा होता था वो मिला के, तो हमको उससे निकल जाएंगे ना, इससे भी निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। आपने सिंपल एक कोई आपको नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे और वो ऑनलाइन जाएगा आपकी कंप्लेंट, और फिर उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाए। आज मुझे बताएं, यस आज आप देखें ना ये सिस्टम चल रहा है, आप किसी चीज में किसी फूड कोर्ट से या किसी जगह से कोई चीज मंगवाएं तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, बताओ था कहाँ पहुंच गया, तो ये किचन में शुरू होगी कुकिंग, ये अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये 4-5 आ रहे होते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? चलें जी, अल्लाह करे हो जाए तो सारिफ के लिए तो बहुत जबरदस्ती हो जाएगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। राव साहब की खबर है, वॉल सिटी अथॉरिटी को इमारत खतरनाक करार देने का इख्तियार है। पहले भी तो वॉल सिटी देती थी, खैर क्योंकि हमें तो मानसून से पहले ये खबरें मिलती थी और हमेशा हर साल यही कि इतनी इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया है और जी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रिवायती एक खबर लिखी हुई होती है जिसको हर साल मानसून से कबल जारी कर दिया जाता है, होता उसमें कुछ नहीं है। वही लोग वावेला करने लग जाते हैं कि जी हम कहाँ जाएं, और फिर बात खत्म। अथॉरिटी किसी भी इलाके को सकाफती अहमियत की बुनियाद पर विरसाई जोन करार देने का इख्तियार रखेगी। जुर्मानों में इजाफे की सिफारिश भी की गई है। हसन अली, अच्छा ये ना आज से कुछ 2 माह पहले पंजाब असम्बली में बिल पेश किया गया था, वॉल सिटी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025, वो फिर कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। तो कमेटी ने अपनी सिफारिशात के बाद अब जो है वो बिल मंजूर कर लिया। लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वॉल सिटी को वैसे भी एक पूरा वो करार दिया गया है कि वहाँ पे कोई गैर कानूनी अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब जाके जो ख़तरनाक इमारतें हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उनके लिए क्या किया गया? वहाँ पे वॉल सिटी के अंदर हम सबको ही पता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो जाए तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है रेस्क्यू ऑपरेशन का। उसके लिए कोई चीज़ अभी तक नहीं की गई। इस तरह से हुकूमत को ये चाहिए कि ये ठीक है, ये इन्होंने वॉल सिटी अथॉरिटी को इख्तियारात मज़ीद दे दिए हैं कि जी जुर्माने कर देंगे, जुर्माने बढ़ाने की सिफारिश है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले जो ख़तरनाक इमारतें हैं उनके लिए तो इकदाम करें। वही तो मैंने कहा, वो हर साल एक बस ना लिखी पड़ी बात, एक प्रेस रिलीज टाइप जारी हो जाती है कि अब ये एक्ट बन जाएगा, ये गजटेड एक्ट बन जाएगा, उसके बाद देखें कि क्या होता है। इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है। बिल तो ये मंजूर हो गया, उसके बाद ये ज़ाहिर गवर्नर के पास जाएगा, वो साइन कर देगा और फिर ये एक एक्ट बन जाएगा। लेकिन अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, कैसे इन ख़ास तौर पे ये जो ख़तरनाक इमारतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, और फिर जिस तरह से जा बजा तारें घरों के ऊपर बालकनी में गिरी हैं, फिर जब आपकी बारिशों मुसलसल वाली बारिशें होती हैं, शॉर्ट सर्किट के इतने वाक़यात होते हैं, इंतहाई खतरनाक सिचुएशन होती है। शायद से सिप्रा साहब देखिए मानसून सीजन आ रहा है, फिर इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। वॉल सिटी एक्टिव हो जाएगी, बाकी आपके डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिव हो जाएगी, रिवायती चीजें रिवायती एक्टिव होना ना कि ये सारी नहीं अपनी खबरें देने के लिए, बस
बस यहाँ तक। हम ये कर रहे हैं, इसको खतरनाक करार दे दिया, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, होना कुछ नहीं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। अमली तौर पर कुछ हो तो वो आपको नजर भी आता है। अमली तौर पर तो होता ना, तो यहाँ आज खबर छपी होती कि 1 साल के दौरान इतनी इमारतों को हमने महफूज बना दिया है और इतनी खाली करवा लिया गया या सील करके। इनका काम है, इनका काम है ये। अच्छा चलो बना नहीं दिया, बनवा दिया गया ना। आप देखें जिसकी इमारत है आप उसको एड्रेस करें, उसको बताएं कि ये कितना खतरनाक, इस इलाके में ये इमारत कितनी खतरनाक हो सकती है इंसानी जानों के लिए, वैसे माली तौर पर भी। तो फिर उसको देखें तो फिर तो समझ आती है कि आपके इदारे काम करें। अगर इसी तरह रहना है कि आपका सीजन आए और उसके बाद शुरू हो, जिस तरह सर्दियां आती हैं तो गैस का इशू आ जाता है, गर्मी आती है तो बिजली, और इसी तरह बारिश आ जाए तो ये इशू आ जाएगा, वासा बारिश आएगी तो वासा के कैंप शुरू हो जाएंगे। मतलब एक रवायती चीज है। के लिए आज से बुक्ड हैं, ये सीजन शुरू होता है, ये मसला तैयार है। अब गर्मी आ गई तो जी बिजली के बिल, मॉनसून आ गया तो हर जगह आपको पानी पानी, फिर नवंबर अक्टूबर आया तो स्मोक, बस स्मोक। आप अपना आपको फ्री नहीं समझ सकते हैं। खैर इसका कोई प्रॉपर हल अगर ना निकाला गया तो लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं। फिर हम इस तरह की खबरें शेयर करते हैं, इमारतें गिर गई ना, देखिए अब निकल सकता है क्योंकि ये अब एक्ट बन जाएगा। जब एक्ट बन जाएगा तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इजी है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना। मेरे ख्याल से जब आपने वॉल सिटी को पूरे पंजाब तक का दायरा कर दे दिया, फिर आपको ड्यूटीज भी उनकी परफॉर्म करने का वो इख्तियार देना चाहिए कि भाई अब आप फीडबैक भी देंगे आप कर क्या रही हैं, प्रॉपर तरीके से कोई इम्प्लीमेंट। और ये सबसे ज्यादा अहम काम है इनका जो नजरअंदाज रहता है, क्योंकि यहाँ से हम फिर खुदा ना खास्ता मुसलसल जब ये बारिश होती हैं तो फिर इतने नाखुशगवार वाकयात होते हैं, करंट लगने के वाकयात, इमारतें गिरने के वाकयात, घर की छत का कोई एक हिस्सा गिर गया। क्योंकि आप कभी अंदरून शहर जाएं, अंदर 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 जो घर हैं तो शदीद ही उनके बुरे हालात हैं। सो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, यही टाइम है, अगर इस पे काम हो गया तो हो गया, नहीं तो जब सर पे आ जाएगी तब फिर आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी कि ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान, क्योंकि तब आप कर कुछ नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, उसके बाद शो में दोबारा से आएंगे और आज का टॉपिक हमारा बड़ा अहम है, तो ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं, हर कोई परेशान रहता है गर्दन में दर्द, जो कि आजकल मेरे हो रही है, एक्चुअली हो रही है। गर्दन में बल पड़ जाना, कंधों में दर्द रहना, कमर दर्द एक बहुत बड़ा मसला है हर नौजवान का। हालांकि हम ये देखते हैं ये 50s के बाद जाके लोगों को शुरू होती है, बट स्टिल आजकल हर बंदा जो है वो परेशान नज़र आ रहा है जी इन मामलात की वजह से। और फिर मुसलसल जिन लोगों की लेग्स में पेन रहती है, फिर सर्जरी के बाद जिन लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, खुदा न खास्ता किसी बीमारी के बाद आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए माहिर डॉक्टर का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ हम बस पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या फिर सुनी सुनाई बातों पर जी फलां का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप भी कर ले। नहीं जी, आपको डॉक्टर का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना है। फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या, हम समझते हैं कि हर कोई ये कर सकता है, लेकिन पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर किन किन अमराज के लिए फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत पड़ती है, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, और फिर इस फील्ड में जो हमारे नौजवान आ रहे हैं कुछ उनके हवाले से बात होगी। डॉक्टर मीर शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल सुपरवाइजर फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन भी हैं। उनके साथ जी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलवा अता मौजूद हैं, जो कि रिसर्चर भी हैं, टीचर भी हैं। वेलकम कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, हमें ये बता दें ये फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी एक्चुअली एक जदीद तरीका इलाज है जिसमें एक्सरसाइज के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें हम उनकी पेन को सेटल करते हैं, उनको मोबिलिटी की तरफ लेकर आते हैं, उनको रिकवरी की तरफ लेकर आते हैं, और एक्चुअली एक्सरसाइजेज से ही इलाज किया जाता है। अब एक्सरसाइजेज से ही अगर इलाज किया जाता है तो लोग कहते हैं हम तो जिम जाके कर लेंगे। अब एक फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज करा रहा है और जिम ट्रेनर, आजकल तो जिम ट्रेनर भी हम देख रहे हैं, यूट्यूब देख देख के हर कोई जिम ट्रेनर बना है, डिफरेंस है इन दोनों में? बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे लगे रहेंगे तो फिर तो मैं समझता हूँ कि क्वैकरी फैलती रहेगी। एक्चुअली फिजियोथेरेपी में डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, जिनमें स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन है, सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद अब हम क्या करेंगे? क्या सर्जरी के बाद हम फौरन जिम ट्रेनर के पास चले जाएंगे और वो हमें डंबल उठवा लेगा, वेट ट्रेनिंग शुरू करवा देगा? ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी एक्चुअली एक
5 साल की डिग्री है। आप 5 साल की डिग्री के बाद इस काबिल होते हैं कि आप तरीका इलाज की तरफ आ सकें, असेसमेंट की तरफ आ सकें और फिर ट्रीटमेंट की तरफ आ सकें। और अब इसमें 5 साल की डिग्री भी आगे बढ़ गई, मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ चला गया, पीएचडी की तरफ चला गया, तो अब ये चीज़ें आगे चली गई हैं। अब ये जिम ट्रेनर से बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब मैं, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस आया सी सेक्शन के फौरन बाद अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का ये मसला रहता है कि अच्छा जी पेट ज़्यादा ना हो। नॉर्मली जो मुझे फेस करनी पड़ती थी चीज़ें, वो तकरीबन कोई 6-7 महीने बाद जाके बैक पेन बहुत रहना शुरू हो जाती है। सो फिजियोथेरेपी से ये चीज़ें क्या कवर हो सकती हैं? वुमेन्स हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी में। आप पेल्विक स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस अगर सी सेक्शन के बाद नहीं करते अच्छा। तो आपका पेल्विक गर्डल बहुत वीक रहता है। उसकी वजह से ना सिर्फ आपको कमर में दर्द रहती है, बल्कि आपको टांगों में भी दर्द जा सकती है। आपकी बैली या पेट आपका लटका हुआ रहेगा, आप हर वक्त थके थके रहेंगे। तो पेल्विक गर्डल की एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट ही बेहतर गाइड कर सकता है। ये आपसे ज़रूर मैंने पूछनी है जी, हम आगे चल के ज़रूर इस पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलबा मौजूद हैं। कैसा देख रही हैं फील्ड में रुझान, नौजवान इस तरफ आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। प्रीवियस कुछ ईयर्स में ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आफ्टर एफएससी जो है ना वो लुक फॉरवर्ड करते हैं टू द फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी, क्योंकि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और करियर जो है वो बहुत अच्छा है इसमें। जो प्रैक्टिसिंग फिजिकल थेरेपिस्ट हैं उनकी अगर हम इनकम की बात करें तो, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सर्च पहले यही करते हैं कि अगर हमने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है तो व्हाट इज़ द रेवेन्यू दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम इट। एग्जैक्टली, आज नौजवानों का मसला ही सबसे बड़ा ये। एग्जैक्टली, तो दे डू सिलेक्टेड बाय चॉइस टू, क्योंकि हमने जिस टाइम पे ज्वाइन किया था ना तो हम बाय चॉइस नहीं, शायद बाय चांस आ गए थे, लेकिन अब जो है ना वो ट्रेंड बाय चॉइस सिलेक्ट किया जा रहा है इसको एज प्रोफेशन। अब तो लाजमा मलजूम हो गई हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान में अगर हम स्पेशली फिजियोथेरेपी के हवाले से देखें तो एजुकेशन अच्छी है, अच्छे आपको माहिर गाइड करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है। आपने जो स्टूडेंट्स तैयार करके निकालने हैं उनको आपको अच्छे से ट्रेन भी करना है। ऑब्वियसली इंटर्नशिप प्रोग्राम होते होंगे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके बच्चों को सिखाते होंगे, तो प्रॉपर मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। एजुकेशनल सिस्टम जो है पाकिस्तान का फिजिकल थेरेपी की अगर मैं सिलेक्टिवली बात करूँ तो इज़ वेरी एडवांस नाउ। मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बड़े बल्क में स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं और उनको अच्छे तरीके से केटर भी कर रहे हैं। आई माई सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो है वो हम 100 स्टूडेंट्स को भी केटर कर रहे हैं पर ईयर। तो माशाल्लाह से आउटपुट भी बड़ी अच्छी है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी अच्छे एजुकेशन सिस्टम से गुजर के, अच्छे रेगुलेटेड होकर, अच्छे एग्जामिनेशन सिस्टम से गुजर के जो है वो ट्रेन किए जाते हैं। फिर जो है उनके क्लिनिकल ईयर्स में उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है बाकायदा, कि पेशेंट जो है उनके साथ इंटरेक्शन भी हो, पेशेंट को ट्रीट करना उनको आए बिफोर टाइम, बिफोर द ग्रेजुएट। तो आफ्टर ग्रेजुएशन तो दे आर ऑल सेट टू गो टू द फील्ड और ज्वाइन करें वो। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे सर्जरीज हैं, ऑपरेशन जिनके बाद हम लाजमो मलजूम है? देखिए, नी रिप्लेस होता है लोगों का, हम घर में बैठे रहते हैं, बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, ज़रूरत नहीं। खुदा ना खास्ता मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि एक्सीडेंट्स के बाद अगर आपका नी रिप्लेस हुआ या फिर आपका हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप बेड पे लेट गए, वो आपको बहुत प्रॉब्लम देती है। सो यहाँ पर आके ना फिजियोथेरेपी का रोल बहुत अहम होता है। आपको आपके बॉडी पार्ट्स में जान लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। सो कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जिनके बाद आप कहेंगे कि लाजिम है कि आपको करनी है फिजियोथेरेपी? चूँकि मैं गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल का एक हिस्सा हूँ और प्रोफेसर आमिर अजीज़ साहब की सुपरविजन में सारा कुछ होता है, तो पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी और फिजियोथेरेपी दोनों का चोली दामन का साथ है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी कामयाब नहीं हो सकती फिजियोथेरेपी के बगैर। और अगर आप सर्जरीज की बात करें तो सर्वाइकल से लेकर एंकल तक ऑर्थोपेडिक सर्जरीज चलती हैं। उसमें ट्रॉमा के केसेस भी हैं, जो कि एक्सीडेंट हो गया, गिर गए या कुछ हो गया, और इलेक्टिव केसेस भी हैं। ट्रॉमा में अगर कोई फ्रैक्चर है, फीमर का फ्रैक्चर हो गया, मतलब थाई का फ्रैक्चर है, टिबिया का फ्रैक्चर है, इवन स्पाइन का फ्रैक्चर है, उसकी सर्जरी हो गई, फिजियोथेरेपी के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर हम इलेक्टिव सर्जरीज में आ जाते हैं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटने की तब्दीली, कूल्हे की तब्दीली, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हैं और घुटने का पट्टा टूट गया है, उसकी सर्जरी हुई तो रिहैबिलिटेशन के बगैर रिकवरी नामुमकिन है। ये छोटे मोटे वाकयात, घर में आप सीढ़ियों से गिर गए, पाँव मुड़ गया, कुछ भी हो गया, अब ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। जब आप सर्जरी हो गई तो 24 घंटे के अंदर अंदर फिजियोथेरेपी का रोल स्टार्ट हो जाएगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, डीवीडी के चांसेस हो जाएंगे, बेड सोर बनने के चांसेस हो जाएंगे। अब
उसमें डिफरेंट फेजेस आ जाती हैं, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज, मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। आप पहले 4 हफ्तों में क्या कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी किस तरह कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे लेके चल रहा है, 4 से 8 हफ्ते में फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे लेके चल रहा है, 4 से 12 हफ्ते में कैसे लेके चल रहा है। और अगर आपने स्पोर्ट्स की तरफ वापस आना है तो फिर 1 साल तक फिजियोथेरेपी मुख्तलिफ दौरानिये में आपकी चलती रहती है, वरना आपकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लोगों को मुसलसल सर दर्द, इस तरह बेचैनी, और वो एक हम आजकल देखते हैं हर बंदा ही जो है वो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ। कुछ रिलैक्स करने वाली भी ऐसी टेक्निक्स होती हैं? जी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो पाकिस्तान में 70% लोग, ये डॉक्टर साहब आज हमने सिखानी है। जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में 70% लोग एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, और उनका जो भी है आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये वाले फैक्टर्स आते हैं। डिप्रेशन को रूल आउट किया जाता है, उसको लेके चला जाता है। इवन आपकी अगर नेक स्टिफ हो गई है और नेक स्टिफनेस का आपने इलाज नहीं किया, आप मुसलसल डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं। आपने नींद पूरी नहीं की, आपको एंजाइटी डिप्रेशन चलती रही है, नींद पूरी ना होने की वजह से आपके मसल जो है वो टेंस होना शुरू हो गए हैं। आपको उसकी रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, उसकी टोन को भी बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि मस्कुलर स्ट्रेंथ आए और आपके मसाइल बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। मुझे ये बता दें कि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वो किस तरह का होना चाहिए? आपका वो मैट्रेस बहुत हार्ड वाला रिकमेंडेड है या सॉफ्ट होना चाहिए? जो लोग जमीन पे सोते हैं उनके साथ कौन से मसाइल होते हैं कि वाकई बेहतर है जमीन पर सोना? अच्छा, एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि कमर में दर्द हो गई तो जमीन पर सो जाएं, फट्टे पर सो जाए, सख्त जगह पर सो जाए। बिल्कुल। आप लेटेस्ट एविडेंस ये कहता है कि आपने जमीन पर नहीं सोना, फट्टे पर नहीं सोना, आपने सख्त जगह पर नहीं सोना। मैट्रेस आपका जैसा भी हो, बस ये देखें कि कुछ अरसे के बाद मैट्रेस जो है वो पुराना हो जाता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, वो आपकी बॉडी के पोस्चर को खराब करता है। ज़्यादा देर लेटने से आपकी स्टिफनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसको या तो उल्टा लें या थोड़ा सा उसको नया खरीद लें। अब नए ऑर्थो मैट्रेस आ गए हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। आपकी नींद उससे बेहतर होगी, नींद बेहतर होगी तो आप काम भी अच्छा करेंगे, आपको फाइब्रोमाइल्जिया भी नहीं होगा, आपको पूरी बॉडी में जो पेन रहता है स्पेशली खवातीन को वो नहीं होगा। आप सुबह उठे तो बजाय इसके आप फ्रेश अपने आप को फील कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। खवातीन जो घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ख़ास तौर पे किचन में जिनका रूटीन का काम है खड़े होके करना, हड्डियों की दर्द, पाँव में दर्द, कमर दर्द की बहुत शिकायत करती हैं। क्या मुसलसल एक पोजीशन में रहना इसकी वजह है? लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, ज्यादा देर तक काम करना, एक्सर्शन ना सिर्फ आपको बैक पेन क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं आपका उसकी वजह से सर्वाइकल का रोल होगा, आपको हील पेन, आपको नी पेन भी होगी और वो बढ़ती जाएगी। आप रूल आउट नहीं कर सकेंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से खवातीन में प्लांटर फेशियाइटिस हो जाएगा, फेशिया टाइट हो जाएगा, एंकल में पेन रहेगी, उस एंकल की पेन की वजह से आपके काफ के मसल्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएंगे और खवातीन बेचैन और चिड़चिड़ी सी रहना शुरू हो जाएंगी। ये शाइटिका क्या है? आजकल हम ना इसको वो मिसगाइड भी कर रहे हैं, लोगों को मसला कोई होता है तो कोई कह देता है आपको तो शाइटिका है। अच्छा, शाइटिका एक्चुअली एक शैटिक नर्व है, वो इरिटेट होती है बैक पेन की वजह से या डिस्क के प्रॉब्लम्स की वजह से, वो कंप्रेस होती है तो पेन रेडिएट करती है पूरी टांग में, पूरी टांग में जाना शुरू हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशंस, नमनेस आना शुरू होती है, उसको शाइटिका बोलते हैं। और अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी उसकी ना की जाए वो पेन बिगड़ती जाती है और उसके बाद डिस्क के मसाइल और बहुत सारे मसाइल, फिर आप सर्जरी की तरफ, इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, कॉर्डल की तरफ चले जाते हैं और फिर आप डॉक्टर साहब ये जो घर में आप रगड़ अगर के मसाज करने वाला कॉन्सेप्ट है, ऊपर कपड़ा बांध लिया, देखिए देसी टोटके हैं, आप उसको करते हैं लेकिन उसके जहां पे थोड़े से फायदे हैं वहां पे साइड इफेक्ट्स भी शुरू हो जाते हैं। सुपरफिशियल मसाज बेहतर होता है अगर आप ज्यादा जोर आजमाई रगड़ाई करें। अच्छा। आप मसल टियर कर लेंगे, आप इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे और आप इस तरह मजीद उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे अपने उस बीमारी को। एक बड़ी हमारे यहाँ आम रिवायत है कि नन्ना मुन्ना बच्चा जो होता है ना, हम उसको भी कहते हैं मसाज करें, टांगों में जान आती है, उसका उसको आप कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं कि ये करना चाहिए, बच्चों के लिए जरूरी है? अब तो बच्चों से इतना जुल्म नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मसाज देखें कहीं ना कहीं मसाज का रोल बन जाता है, आपको रिलैक्सेशन जरूर आती है, लेकिन वो रिलैक्सेशन की वजह से आप अडिक्ट हो जाते हैं, अडिक्ट हो जाते हैं, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हमारे मसल्स को सिर्फ रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, उसकी टोन को बेहतर बनाने की भी जरूरत है।
सिर्फ रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे तो मस्कुलर वीकनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और मस्कुलर वीकनेस के अपने मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो हर वक्त दबवाना, ठीक है, वो जो अपने ऊपर खड़ा करके वो करवाते हैं वो भी करवाना। हम ना 10-15 दिन बाद देखते हैं लोग वॉक करते हैं, छोड़ दी, फिर से वो कहते हैं जी ये तो हमने दोबारा से जिम ज्वाइन किया तो खलियां पड़ गई हैं, तो वो क्या होता है डॉक्टर साहब? वो एक्चुअली बाज़ वो क्रैम्प्स उसको बोलते हैं, बाज़ मस्कुलर स्पैज़म में चले जाते हैं खलियां। उसका बेहतरीन हल है, अगर आपको खलियां पड़ गई हैं या तो रेपिटेटिव मूवमेंट करें, आप दोबारा वो काम करें, या फिर ठंडे पानी से नहा लें, वो इन्फ्लेमेशन को सेटल कर लेगी। हम तो कहते हैं गर्म पानी ना से। ना, गर्म पानी से नहीं, ठंडे अच्छा। पानी से। ठंडा पानी से नहाने गर्मी से सर्दी दोनों के लिए यही करना। ठंडे पानी से नहाएं। सर्दियों में आप जो नॉर्मल रूटीन में पानी आ रहा है उसको गर्म ना करें, उससे नहा ले, आपकी खलियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, उस जो काम आपने किया है आपने रेपिटेटिव वर्क करना है, उससे खलियां बेहतर होंगी। ठीक हो गया। चलें जी, हमने अब जाना है जी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद कुछ चीज़ें जो आम रूटीन में आपको फेस करनी पड़ती हैं उसके लिए आपको करना क्या है, डॉक्टर साहब हमें ज़रूर बताएंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो क्योंकि डॉक्टर साहब आज मौजूद थे तो मुझे तो इस मसले को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मेरे शोल्डर में पेन रहती है। आई डोंट नो क्या वो मैं प्रॉपर पॉस्चर से सोती नहीं हूँ या फिर बार बार उठना, नींद ना पूरी होना, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। बट मेरी ये नेक में और शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन रहती है और समटाइम ये बाजू तक पेन आती है, जिसकी वजह से बहुत ही, और फिर होता क्या है कि आप कभी कभार, मैं वैसे ही करती हूँ रूटीन में, बिल्कुल मुझे पता है कि पेन किलर नुकसानदेह होती है, तो क्या करना है इसके लिए डॉक्टर साहब? ये जो नेक में और ये शोल्डर से पेन बाजू तक जाती है। अच्छा, अगर तो आपको गर्दन में दर्द है तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को रूल आउट करें कि क्या आप नींद पूरी करती हैं, नहीं करती तो कितने घंटे लेती हैं, और अगर कितने घंटे लेती हैं तो क्या उसमें बार बार उठती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप पानी अच्छा पीती हैं कि नहीं? पानी ज़्यादा पीना सेहत के लिए, गर्दन की दर्द, कमर की दर्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका तकिया कैसा है? यूजुअली बारीक तकिया गर्दन की दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपने बारीक तकिया लेना है। आपकी काम की नौयत क्या है और आपका स्ट्रेस लेवल क्या है? क्या आप स्ट्रेस में रहती हैं? आपको स्ट्रेस का इल्म है, आपको स्ट्रेस का नहीं इल्म? इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आप उसी तरफ रहें, तो आप वक्ती ट्रीटमेंट, हम आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं जो आपकी गर्दन की दर्द को मुसलसल खिंचाव से रोक देंगी। एक तो ये कि आप हल्का सा यहाँ पे डीप फ्रिक्शन कर सकते हैं, इनके मसल्स वाकई बहुत टेंस हैं, हाथ लगाने से पता लग रहा है, ये कर सकते हैं। दूसरा, कुछ स्ट्रेचिंग्स, आप बिल्कुल सीधा गर्दन को रखेंगे, दूसरा हाथ अपना यहाँ से आप इधर लेकर आएंगे, ये हाथ कोशिश करेंगे पीछे बांध लें, पीछे आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे, इस हाथ से, पूरे हाथ से आप ये इस तरफ खींचेंगे, मैक्सिमम खिंचाव महसूस होगा आपको, और आप यहाँ पे 5 से 10 सेकंड्स के लिए रोक लेंगे और फिर छोड़ देंगे, और ये 10 दफ़ा आप रिपीट करेंगे। अच्छा, ये आपके दोनों तरफ करने से आपका यह खिंचाव खत्म होगा। दूसरी, एक आसान सी वर्जिश, बहुत आसान, हर खातून हर मर्द घर में कर सकता है। आप इस तरफ सलाम फेरें, ये मेरे हाथ की तरफ, और हाँ नहीं, मेरे हाथ की तरफ देखना है, अब आपने दूसरी तरफ देखना है ऊपर। ये अगर दिन में 2 दफ़ा 10 से 20 दफ़ा आप करते हैं तो आप गर्दन की दर्द से बचे रहेंगे। और अब जो मैं वर्जिश बताने लगा हूं, आपको पूरे बाजू में दर्द जाती है, आपकी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, और आपको सर्जन ने कह दिया है कि आप सर्जरी की तरफ चले जाएं, तो 6 हफ्ते पहले ये वर्जिश जरूर कीजिएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप दीवार के साथ अपना ये हाथ लगाएं, ये हाथ आपका इस तरह स्ट्रेच हो जाएगा, ये दीवार है, इस तरह आपका ये बिल्कुल, और आपने उस तरफ मुंह घुमा लेना है, पूरा पूरा घुमाइएगा, आपको ये मैक्सिमम खिंचाव महसूस होगा। यहां पे आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, लंबे सांस लेने हैं और फिर ये करना है पूरी तरह। उस तरफ देखें, आपको ये मैक्सिमम खिंचाव महसूस होगा। बिल्कुल हो रहा है। आपने ये वर्जिश अगर हाथ को अपने दीवार के साथ होल्ड ये दीवार के साथ ऐसे आएगा, आपको मैक्सिमम खिंचाव इस जगह पे आएगा, कोहनी बिल्कुल सीधी, ये हाथ की पोजीशन नोट कर लें, ये बड़ी जरूरी है। ये ऑपोजिट साइड पे है और गर्दन ऑपोजिट साइड पे घूमी हुई है, यानी हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं आएगा। आपको पूरा ये स्ट्रेचिंग होगी, और आपको जो नमनेस आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही हैं, बाजू में दर्द आ रही है, इस वर्जिश से बेहतर हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देंगे। ये शोल्डर के लिए भी आप, अच्छा, शोल्डर आप चूंकि आप सिर्फ कंधों की बात कर रही हैं, और मैं ये फ्रोजन शोल्डर वाली बात नहीं है, ये नेक की वजह से खिंचाव आया है, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। आप दोनों हाथ अपने बिल्कुल सीधे रखेंगे, आपके ये शोल्डर ब्लेड्स हैं, यहाँ पे
इसके मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। वैसे तो उसको रिलीज करवाना चाहिए, लेकिन सेल्फ एक्सरसाइज एक, आप अपने कंधों को पीछे मिलाएंगी, सामने देखते हुए कंधों को पीछे मिलाएं, 5 to 10 सेकंड्स का होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर आप पीछे मिलाएं, 5 to 10 सेकंड्स का होल्ड और 10 रेपिटेशंस। और इसी में एक मैं बता रहा हूं, दोनों बाजू सीधे अपने कंधे ऊपर उठा लीजिएगा, 5 to 10 सेकंड्स का होल्ड और 10 रेपिटेशंस। गर्दन की मूवमेंट, कंधों की मूवमेंट, चूंकि लैपटॉप पे काम करते हैं, हम ऐसे बैठ के टीवी देखते हैं, हमारे यहाँ पे मिडिल बॉर्डर पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, उनका रिलीज होना बहुत जरूरी है और ये आपकी नींद में भी कमी पैदा करते हैं। ये वर्जिशें करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जो मुसलसल लोग स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, सर दर्द रहती है, उनको क्या करना है? उनको पानी ज्यादा पीना है, उनको नींद पूरी करनी है, उनको तकिया बारीक लेना है और मेरी वर्जिशों पे अमल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रही थी, आफ्टर सी सेक्शन अगर कुछ आप बताना चाहें, छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है, कुछ एक्सरसाइज अगर करनी है तो वो भी आप बता दें। अच्छा, सी सेक्शन में ना टारगेट जो मसल्स होते हैं ना, वो आपके लो बैक के मसल्स होते हैं, जो कि एक्चुअली पेन और उनकी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी प्लस उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है, तो उन मसल्स को आप अगर टारगेट करें अपनी एक्सरसाइजेज में, तो आप उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर लेते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, आप उनकी पावर अच्छी कर लेंगे। तो उनके लिए कीगल एक्सरसाइजेज, शायद आपने नाम सुना हो, पेल्विक फ्लोर के एक मसल की एक्सरसाइजेज हैं, कीगल एक्सरसाइजेज करते हैं आप उनके लिए। और लो बैक के लिए जो है ब्रिजिंग एक्सरसाइजेज बड़ी रिकमेंडेड है। अगर आप ये 2-3 सेट करते हैं 15 to 20 रेपिटेशंस पर डे, तो खवातीन के ये मसाइल जो है बड़ी हद तक कम हो सकते हैं। थोड़ा सा मुझे बता सकती हैं आपको मुझे क्या करना है? हाँ जी, ब्रिजिंग एक्सरसाइज में बैठे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे काउच होता तो मैं अच्छा, मैं कुछ अगर आपको जुबानी बता दूं। जरूर। अच्छा, सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके लिए आसान होगी। आप बैठे रहे, मैं वैसे ही गाइड करूंगा। आप लेटे हैं, लेटे हुए आपने सिर्फ अपने दोनों जो आपके पांव हैं वो बेंड कर लिए हैं, घुटने इस तरह बेंड करके दरमियान में तकिया रखना है, घुटनों के दरमियान, उसको स्क्वीज करना है, 5 to 10 सेकंड्स का होल्ड करना है और 20 रेपिटेशन। ये हर खातून को जिसकी सर्जरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसको करते रहना चाहिए। दूसरी, इसी पोजीशन में आपने अपने बटक्स को स्क्वीज करना है। ये आपके बटक्स हैं, उनको स्क्वीज कर लें, अंदर की तरफ दबाएं, होल्ड करें और छोड़ दें। ये 2 वर्जिशें बिल्कुल ना छोड़िएगा, ये करेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर है। और खवातीन का तो बहुत बड़ा मसला होता है जी, पेट बाहर निकल गया, उसके लिए क्या करना है? पेट बाहर निकल गया, उसके लिए खाना कम खाएं, ठीक है। अपनी आफ्टर सी सेक्शन ज्यादा इशू होता है ना? जी। साइकिल, मैं आपको एक चीज ऐड करने लगा हूं, स्टेशनरी साइकिल की बहुत ज्यादा अहमियत है। चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो घुटनों में दर्द है, चाहे वो कूल्हे में दर्द है, चाहे वो आपका सिजेरियन हुआ है या कुछ ऐसा इशू है, स्टेशनरी साइकिल चलाएं, आपका पेट भी कम हो जाएगा और बहुत सारे और मसाइल बेहतर हो जाएंगे। और इससे बड़ी एक्सरसाइज कोई नहीं है, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। सही। एड़ियों में जिन लोगों के मुसलसल दर्द रहता है, उनको क्या करना है? उनको अब चूंकि यहाँ पे उस तरह का फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि मैं गाइड कर सकूं, उनको सिर्फ ये बता देता हूं कि आपने जब सुबह उठना है तो या तो अपने पाँव ठंडे पानी में डबो दें, बर्फ वाले पानी में, उससे इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाएगी। पहले तो आपने यूरिक एसिड भी देख लेना है, विटामिन डी लेवल भी अपना देख लेना है, उसके अलावा डिबो दें। दूसरा, अगर वो नहीं कर सकते तो मुख्तलिफ वक्त में आपके पास कोई पानी की बोतल होती है 1.5 लीटर 2 लीटर की, उसमें पानी डालें, पानी डाल के उसको आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालें। वो कोल्ड पैक वाली डिफरेंट टेक्निक है, ये डिफरेंट है। उसको नीचे रख के रब करें, ठीक है। ये आपका पाँव के बोतल के ऊपर ऐसे रब करेंगे तो वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, उससे बेहतर हो जाएंगे। और पाँव किस तरह से करना है वो आप दोबारा बता दें हमें। ये नीचे आपने पानी की बोतल रखी, अच्छा, और उसको आपने इस तरह आगे पीछे रोल करना, ठीक है। उससे आपके पाँव की दर्द बेहतर होगी। वैसे अगर उसकी स्ट्रेचिंग कहते हैं तो मैं एक बता सकता हूँ, अगर इधर दीवार होती, नहीं तो फिर मैं इसके का सहारा लेके, ये बिल्कुल आपके पास समझ लें ये दीवार है, ये मेरा पाँव, इस पाँव में मेरे दर्द है, ये याद रखिएगा, ये वाले पाँव में दर्द है, ये वाला मेरा पाँव बिल्कुल सीधा है, मैंने दीवार का सहारा ले लिया, इसको बेंड किया, उसको बेंड नहीं किया। अगर आप नोट करेंगे तो आपके ये पूरे नीचे तक खिंचाव जाएगा, पाँव के काफ मसल्स और आपके पाँव के मसल्स को स्ट्रेच करेगा, उससे आप बेहतर होंगे। सही जी। तो डॉक्टर साहब की खिदमात आप घुरकी हॉस्पिटल में ले सकते हैं। हमने कुछ गुफ्तगू करनी है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हर घर में डायबिटीज़ का पेशेंट है और हर घर में लोगों को ये मसला ये रहता है, लोग शिकायत करते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि नमनेस भी फील होती है, सुइयाँ चुभती हैं और ऐसे लगता है कि आपके पाँव हाथ काम नहीं कर रहे हैं, सुन से होके रह गए। क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले तो आपने अपने शुगर स्पेशलिस्ट को दिखाना है, अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो आपके मसाइल कुछ बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ नमनेस की बात करें तो उसके लिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज, आप सीधा बैठ जाएं, क्योंकि खवातीन और मर्द हजरात जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वो स्टैंडिंग में या उसमें नहीं कर सकते। अपने पाँव को, डॉक्टर साहब को जरा फॉलो कर लें प्लीज। अपने पाँव को मुसलसल ये हिलाना है, 30 रेपिटेशंस करने हैं और हर 2 घंटे के बाद करने हैं। आपकी एक तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी, आपकी नमनेस भी इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बता दूं, नमनेस के लिए, टिंगलिंग सेंसेशंस के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। सिर्फ वर्जिश से ये इलाज नहीं होना। जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है जी, उनको क्या करना है? उनके लिए तो हिलना जुलना भी मुश्किल हो जाता है। उनको सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पे काम करना है, अपने स्ट्रेस लेवल पे, स्ट्रेस हार्मोन्स के ऊपर काम करना है। डाइट का बहुत अच्छा रोल है, डाइट को कंट्रोल करना है और साइकिल चलानी है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, अगर आप साइकिल की जगह, कुछ लोगों के जहन में एक ख्याल आता है कि हम ट्रेडमिल की तरफ चले जाएं, वो ट्रेडमिल आपको नुकसान देगी। वेट आपका ज्यादा है, आपके घुटने खराब होंगे, आपके कूल्हे, आपकी कमर खराब होगी। ट्रेडमिल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि साइकिल चलानी है, 45 मिनट्स की वॉक डेली करनी है। 20 मिनट की वॉक के बाद आपकी बॉडी के ऊपर उसके असरात शुरू होते हैं, तो आपने 45 मिनट की वॉक लाजमी करनी है, तब आपका वेट कंट्रोल होगा। ठीक हो गया। मुझे ये बता दीजिएगा, हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं लेकिन उसके उस तरह से नताइज नहीं आ रहे हैं, तो वो जो जल्दी नताइज के हम ख्वाहिशमंद रहते हैं, क्या ऐसे होता है कि आपको थोड़े से डिले जाके उसके नताइज मिलते हैं कि फ़ौरन जितना मर्जी आप हैवी एक्सरसाइज कर लें, टाइम दे के एक्सरसाइज कर लें, उससे रिलैक्स आप फील नहीं करते हैं? मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है, एक तो 45 मिनट्स लाजमी लेने हैं। दूसरा, आपको असरात 4 से 6 हफ्ते के बाद आना शुरू होने हैं। 4 से 6 हफ्ते से पहले आपको असरात नहीं आना शुरू होने। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, आप कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको कुछ ऐसा मेडिसिन दे देते हैं जिससे आपका कंट्रोल होगा। तो मेडिसिन, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, चाहे वो मसल मास को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जो उसके बाद हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, उनमें एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं उनकी दवाइयों की वजह से। तो ऐसा नहीं करना आपने। बच्चे जो मुसलसल बैठ के पढ़ते हैं ना, ये उनका पोस्चर बन जाता है। कुछ बच्चों के ये शोल्डर इस तरह से फील होना शुरू हो जाते हैं कि मुसलसल, आम तौर पे भी उनके शोल्डर इस तरह हो जाते हैं। तो अब हैवी बैग्स की वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहता है। सो इसका कोई हल है अगर आप पेरेंट्स को गाइड? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हैवी बैग्स के ऊपर एक रिसर्च हुई थी। जो बच्चे हैवी बैग्स लेते हैं उनको स्कोलियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी ये स्पाइन थोड़ी सी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो हैवी बैग्स की तरफ मत जाएं। बच्चों को हमारा स्कूल्स में वैसे ही आपके टैब पे स्कूल आते जा रहे हैं। बदकिस्मती से हमारा अब जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज वो प्लेग्राउंड से शिफ्ट हो गई है मोबाइल के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना। क्रिकेट आपने प्लेग्राउंड में खेलनी है, मोबाइल पे नहीं खेलनी। आप अगर बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाएंगे ना, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे फिजिकली ना मेंटली। तो ये चीज जरूरी है, बच्चों को खेलों की तरफ लेकर जाना है आपने। ठीक है। और यही चीजें रह गई हैं जो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं मोबाइल फ़ोन, इन्हीं यूट्यूब पे बच्चों को लगा दिया, वो बच्चों के अंदर से ये चीज़ें मिसिंग होती जा रही हैं। आप देखें कि बच्चे लेज़ी भी इसी वजह से हो रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ख़वातीन जो कि प्रॉपर एजुकेशन इसकी ले लेती हैं फिज़ियोथेरेपी की, फील्ड में उनके लिए स्कोप क्या मौजूद है? हम क्या बच्चों को रिकमेंड करें इस फील्ड की तरफ आना चाहिए? हमारे यहाँ इसमें स्कोप है? हाँ जी, बिल्कुल। करियर स्कोप की बात करें ना, तो अब स्पेशलिटीज़ डेवलप हो गई हैं। फिजिकल थेरेपी सिर्फ फिजिकल थेरेपी नहीं रही है, उसके आगे जैसे ये ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट बन गए हैं। न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी की एक आपके पास सब स्पेशलिटी है। विमेन हेल्थ की बड़ी अच्छी, जैसे आपने सी सेक्शंस की बात की है, मल्टीपल फीमेल्स को फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्ट होती हैं, जिनके बाद आपको फिजिकल थेरेपी, स्ट्रेंथ डेफिसिट्स बढ़े हैं,
तो आपके पास वुमेन हेल्थ की एक अलग फील्ड आ जाती है, जैसे पीडियाट्रिक आपके पास एक स्पेशलिटी डेवलप हो जाती है जिसमें पीडियाट्रिक प्रॉब्लम सारी जो है वो डील की जाती हैं। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है कि बच्चे जो हैं वो किसी माजूरी के साथ जो है वो पैदा हुए हैं और बाय एनी रीज़न जो है वो कोई डिसेबिलिटी की तरफ चले गए हैं, तो आपको पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट मिलेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट। इसके बाद स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का बड़ा स्कोप आता ये तो जा रहा प्रॉपर है। एक फील्ड होती है आपकी जैसे जैसे कंट्री में स्पोर्ट्स जो है वो एडवांस करी है, वैसे वैसे आपके स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट की बड़ी डिमांड है। तो येस, बोथ फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स अगर वो स्पेशलिस्ट एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, PhDs की वो परस्यू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। एक तंदुरुस्त इंसान को भी फिजियोथेरेपी रूटीन में करनी, जैसे हम एक्सरसाइज और वॉक कहते हैं कि किसी बीमारी की सूरत में, किसी ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद ही करनी है। हम ये समझते हैं ना कि अच्छा जी फिजियोथेरेपी तभी करनी है जब कोई तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने रिकमेंड किया है, फिजियोथेरेपी को रिलेट इससे कर दिया गया है। तंदुरुस्त इंसान को भी करनी। मैं ये समझता हूँ कि हर तंदुरुस्त इंसान को महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा एक सेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 100% तंदुरुस्त इंसान स्ट्रेस की वजह से मैं नहीं समझता कि कोई है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस के एलिमेंट की वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उन ट्रिगर पॉइंट्स को रूल आउट जरूर करवाएं। जैसे अब ये मैं 2 दिन से कह रही हूँ और अक्सर घर में लोग समझते हैं ऐसे, और एक्चुअली डॉक्टर साहब ने कहा है कि है ये इशू। और उन ट्रिगर पॉइंट्स को आप रूल आउट करवाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी काम की बढ़ जाएगी, आपकी वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास महीने में एक दफा जरूर जाएं। बिल्कुल जाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उस की वजह भी डॉक्टर साहब ने कहा है, वो कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, आप किसी वजह से मुसलसल परेशान भी रह रहे हो सकता है आपके सोने का पोस्चर ठीक ना हो, आपका पिलू कैसा होना चाहिए वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया, मैट्रेस को कब चेंज करना है, ज़रूरत उसकी कब महसूस हुई, उसकी निशानियां भी डॉक्टर साहब ने बता दी, और आपके लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है ये भी बता दिया। सो इन चीज़ों पर अमल आपने करना है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अगर इन मजदूरों की आंखों में आप देखें, ये जो आस उम्मीद लिए बैठे हैं, हाथों में औजार लिए बैठे हैं, इंतज़ार करते इनकी आंखें सिर्फ ये सोच रही हैं कि शायद कोई आए और दिहाड़ी पे इनको काम दे और ये कुछ पैसे कमा के, चाहे वो 500 रुपये हैं, चाहे वो 1000 रुपये हैं, चाहे वो 2000 रुपये अपने घर ले जाएं और आज अच्छा खाना खा सके क्योंकि उनके बच्चे आज छुट्टी पर हैं। ज़रा गौर कीजिए इनकी आंखों पर, कितनी उम्मीद है इनकी आंखों में, और उम्मीद किस चीज़ की है कि ये काम करेंगे तो इनको मुआवजा मिलेगा। हलाल रिज्क रोटी कमाने के मुंतज़िर ये मज़दूर आज के दिन कह क्या रहे हैं, जरा सुन लीजिए। भाईजान ने आलमी दिन तो आ रहा है, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ। भाई वेले गुजारा भुखे मरने वाली गल हैगी, कम मिलता नहीं, सारी जड़ी इतने बैठे रहीदा, बेकार हो के वेले बह के चले जाइदा, चाय पीने के लिए पैसे को नहीं, खाने के लिए पैसे को नहीं। बड़ी महंगाई है, असी गरीब बंदे हैं, साड़ी कोई छुट्टी नहीं, कोई दिहाड़ी लगती नहीं है, 4 दिन हो गए मैं वेला फिर तो बड़ी परेशानी है, कारोबार नहीं है, ठीक है, इस वास्ते बड़े परेशान हैं, छुट्टी नहीं कर सकते, सड़कों से धक्के खा। हाँ, तो ये कहते हैं हमें सहूलत मिल जाए, हम परेशान हैं, हम घर तब बैठे हैं जब हमें आज के दिन ये बताया जाए कि ये छुट्टी आपके लिए है, ये चंद पैसे हैं, घर बैठें, छुट्टी मनाएं, अपने घर को चलाएं। बट अनफॉर्चुनेटली ये तल्ख हकीकत है कि आज इन मज़दूरों के लिए कुछ नहीं है। आज भी ये काम कर रहे हैं और अपने घर चलाने की फ़िक्र लेकर ये बाहर रोड पर मौजूद हैं और काम की तलाश में हैं। 1 मई है जी आज, जिनकी सालगिरह है हम उनको विश करने जा रहे हैं। तो आज सालगिरह है अबू बकर की, मियाँ उमर की, अब्दुल रहमान की और इसके साथ साथ अली की। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
सो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए। अगर आपकी कल बर्थडे, हमें पिक्चर्स भिजवा दें और आप भी कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।